Amazing. So students, you are learning project file management, and in which what I've already told you is about basic definitions of activity, tasks, activity definitions, activity listing, scheduling, and then activity on Arrow. Then I've told you about EDM, ADM, and now I'm going to tell you about activity resource estimation. What is activity resource estimating? As we've discussed it earlier, that each and every activity has to hold any kind of resource whenever it's going to execute. So, before estimating activity duration, you must have a good idea of the quantity and type of resources that will be assigned to each activity. Why is that so? Because no activity can run or can execute itself uh, without having any kind of resource. As I told you, the resource can be of any kind. The resource can be a human resource and can be hardware and can be software also. So holding a resource or having a resource by doing any kind of activity is mandatory. Consider important issues in estimating resources. Now, what would be the issues? How difficult will it to be complete specific activities on this project? अब ये आपके एक्टिविटीज को कंप्लीट करना, किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी को कंप्लीट करना किसी एक प्रोजेक्ट के लिए कितना डिफिकल्ट या कितना ज़रूरी है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू हैंडल। अगर आपकी कोई भी एक एक्टिविटी बीच में से मिस हो जाती है तो उसका मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो ऑन द होल कंप्लीट नहीं हो पा रहा। बट फॉर ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री इन डूइंग सिमिलर एक्टिविटीज, अब अगर आपने सिमिलर एक्टिविटीज पहले कहीं पर परफॉर्म की हुई हैं तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये नेचर ऑफ एक्टिविटी या नेचर ऑफ डिपेंडेंसी जो है ये आनी ही आनी है। इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट क्लास के अंदर 3 टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज को डिस्कस किया था। दैट वाज मैंडेटरी डिपेंडेंसी, डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसी एंड एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। सो अगर आपने सेम जॉनरा के प्रोजेक्ट्स किए हैं, सेम नेचर के प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो यू शुड हैव टू हैव द आइडिया that this kind of project should have this kind of activity should have to hold this kind of resources. Third thing is, are the required resources available? अगर आपको पता चल चुका है ऑलरेडी यू नो कि इस तरह के आपकी एक्टिविटीज जो हैं वो इस तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, तो अगर आपको इस चीज़ का आइडिया है तो फिर आपने ये देखना है कि आपको जो रिसोर्सेज इस एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए चाहिए क्या वो अवेलेबल है या नहीं। अगर तो वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, दैट मीन्स अ बिग यस, आपका काम टाइमली कंप्लीट हो सकता है। बट इफ दोज काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल, दैट मीन्स अ बिग नो। Why is that so? Because if the resources are not available, how can you complete that kind of activity without that specific kind of resource? So that would be a big question mark. Activity duration estimation. Activity duration के अंदर what is duration? Duration is basically the actual amount of time worked on an activity plus the elapsed time. आपके उस एक काम के ऊपर कितना टाइम लग रहा है, और अगर आपका कोई पुराना काम अगले काम के ऊपर पेंडिंग जा रहा है तो जो टाइम elapse कर रहा है वो कितना ज़्यादा लग रहा है, तो ये आपने देखना है। दैट इज ड्यूरेशन। एफर्ट इज द नंबर ऑफ वर्क डेज और वर्क आवर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। पहले आपको ड्यूरेशन पता चल जाएगी, जब आपको ड्यूरेशन समझ में आ जाएगी तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि जनाब आपने एफर्ट्स कितनी पुट इन करनी है। एफर्ट डज नॉट नॉर्मली इक्वल ड्यूरेशन। People doing the work should help create estimates and an expert should review them. ड्यूरेशन जो है वो बेसिकली आपके पास आपका वर्क टाइम है, अमाउंट ऑफ टाइम वर्क, और आपके पास जो एफर्ट है वो बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ वर्क डेज और वर्क आवर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। आप ये कह सकते हैं कि ड्यूरेशन आपको ऑलरेडी बताई जाएगी एंड देन एफर्ट्स आपने उन डेज के अंदर जो है वो पुट इन करनी है। लाइक अगर आप कह देते हैं कि द ड्यूरेशन दैट हैज बीन गिवन टू यू फॉर द स्पेसिफिक अमाउंट फॉर द स्पेसिफिक एक्टिविटी इज ऑलमोस्ट लाइक 1 week, and you are putting efforts on it, and then you are going to achieve that target within 4 or 5 days. That means the duration was 1 week and the efforts you put in is 4 or 5 days. But these 4 or 5 days are basically the total count of hours, like how many hours you work in a day. For example, you have worked in a day is almost 15 hours or 14 hours. Comparatively, a person who have worked on a project or an activity for 8 hours or 10 hours, that means the efforts are much more, much lesser comparatively to the people who are working on a project for like 14, 15 hours or 12 hours.
Now, what is 3-point estimate? Instead of providing activity estimates as a discrete number, such as 4 weeks, it's often helpful to create a 3-point estimate. Now, what is a 3-point estimate? Basically होता ये है कि by saying this कि आपका ये वाली जो एक्टिविटी है ये इतने डे में, इतने हफ्तों में, या इतने दिनों में, इतने घंटों में कंप्लीट हो जाएगी. Why not to give a 3-point estimate? Now, what is the 3-point estimate? 3-point estimate is basically 3 types of approaches. Number 1 is the most optimistic approach. Number 2 is basically the most likely approach. And the third one is more pessimistic approach. Optimistic approach ये कहती है आपको कि आपने टाइम को बहुत जो है वो genuinely यूज किया और बहुत क्विकली और बहुत फास्ट काम करते हुए आपने बहुत एफर्टलेसली काम करते हुए जो काम है वो बहुत अर्ली कंप्लीट कर दिया. तो दैट इज द ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच. मतलब आप कहते हैं कि यार ये एक हफ्ते का काम तो है ही नहीं, ये हम 4 दिनों में 3 दिनों में कर सकते हैं. तो दैट इज द ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच. मोस्ट लाइकली अप्रोच में आप कहते हैं कि ओके फाइन, मतलब इतना भी कोई सुपर फास्ट होने की जरूरत नहीं है, हम ये काम एक हफ्ते के अंदर ही कंप्लीट कर सकते हैं और एक हफ्ते का टारगेट होना जरूरी है. तो दिस इज मोस्ट लाइकली अप्रोच. अब एक टीम या एक मेंबर जो है वो कहता है नहीं, एक हफ्ता इज टू लो, टू अर्ली, and rather having a 1 week target, why not we are going to have 1 week and plus 3-4 days also. Like the person is going to say that this is the 1 week is not sufficient, we should have to bring this project to almost 10 to 11 days. So now this is something the most pessimistic approach, that one party is saying that we are going to do with this project or this activity within 3-4 days. One person is saying that we are going to deal with this project within 7 days, that is 1 week. And the other person is saying that I'm not going to do this within 3-4 days, I'm not going to do this within a week, and except this, I'm going to do this within 13-14 days or 12-13 days. So now this is the pessimistic approach. So whenever you are going to give the estimate of time, you can easily, while rather giving the target or the estimate in discrete point, that is a week or so, why not to give the target within 3-point estimate? That if I'm going without any hurdle, I'm going to do this within this optimistic approach. Otherwise, I'm going to do this within this, that is likely approach. And if there would be any kind of hurdle, if there wouldn't be the match of time or match of estimate duration, then the pessimistic approach will come. That is the most late or the most late duration that we can give to one that is going to deal the project. So an estimate that includes an optimistic, most likely, and pessimistic estimate, such as 3 weeks for the optimistic, 4 weeks for the most likely, and 5 weeks for the pessimistic estimate. This is the same that I have given you the example of 3-4 days, 7 days, and then 12-15 days. 3-point estimates are needed for PERT, that is program evaluation and review technique estimate. Why is that so? Because आपको जब भी कभी अपने प्रोग्राम को अपने प्रोजेक्ट को इवेलुएट करना है, अपने प्रोजेक्ट को रिव्यू करना है, तो आप उसको 3-point estimate के अकॉर्डिंग रिव्यू कर सकते हैं. दैट इज कि आपने उसको ऑप्टिमिस्टिकली रिव्यू किया है, मोस्ट लाइकली रिव्यू किया है, देन पेसिमिस्टिकली रिव्यू किया. शेड्यूल डेवलपमेंट. शेड्यूल डेवलपमेंट के अंदर अब क्या होगा कि आपने पूरी ड्यूरेशन वगैरह देख ली है, आपको इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो गया है, और अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप अपने प्रोजेक्ट को ऑन द होल शेड्यूल कर रहे हैं. एक्टिविटीज़ की बात नहीं हो रही, बल्कि अब किसकी बात हो रही है, अब शेड्यूल की बात हो रही है. Uses results of other time management processes to determine the start and end dates of the project. आप दूसरे मैनेजमेंट प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग जो भी आपके रिजल्ट आए हैं, आप उनको इस्तेमाल करके अपने प्रोजेक्ट टाइम के एंड और स्टार्ट दे सकते हैं. दिस इज लाइक अगर आपने सेम नेचर के प्रोजेक्ट्स पहले किए हैं, तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू डिलीवर अ टाइम फ्रेम और टू गिव अ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन that you can complete this task within this range of within this amount of time. Point number 2. Ultimate goal is to create a realistic project schedule that provides a basis for monitoring project progress for the time dimension of the project. आपका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? फॉर श्योर यही होना चाहिए कि आपका रियलिस्टिक प्रोजेक्ट स्केड्यूल बन जाए, और उस रियलिस्टिक प्रोजेक्ट स्केड्यूल के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट है वो अपनी प्रोग्रेस भी दिखाए और अपनी उस टाइम फ्रेम के अंदर उसको कंप्लीट भी हो जाना चाहिए. बार बार एक ही बात को रिवाइज किया जा रहा है, दैट इज रियलिस्टिक होना चाहिए. स्कोप को, टाइम को, कॉस्ट को, एवरीथिंग शुड हैव टू बी रियलिस्टिक. Why is that so? Because if it would be non-realistic, unrealistic, then the
ये चीज़ें सिर्फ कहानियों में ही फिर अच्छी लगेंगी, सिर्फ बातों में ही अच्छी लगेंगी, उसका फिर ऑन ग्राउंड ऑन रियलिटी उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा। Point number 3. Important tools and techniques include Gantt charts, critical path analysis, critical chain scheduling, and PERT analysis can be used for schedule development. Now, what is Gantt chart? As I've already told you that Gantt chart is basically the kind of visual representation in which you can in which you can describe that this kind of activity is going to take this much amount of time, and it would be ended within this time frame. Like for example, here you can see कि आपके पास एक एक्टिविटी है, दैट इज एक्टिविटी ए। एक्टिविटी ए जो है वो आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि आपके पास आपके वीक डेज ऑफ वीक आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी ए है, उन्होंने कहा कि एक्टिविटी ए जो है वो वेंसडे के अंदर अंदर ही कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद एक्टिविटी बी है, और एक्टिविटी बी जो है वो ये 3 डेज ले रही है आपकी कंप्लीशन के अंदर। एंड देन यू कैन सी कि हर एक एक्टिविटी जो है वो अपना आउटपुट जो है वो आगे डिलीवर कर रही है। तो अगर तो ये आपने उस एक टाइम फ्रेम के अंदर स्टार्ट ही नहीं होती है, लाइक अगर आप देखें कि एक्टिविटी बी जो है वो आगे अपने आउटपुट जो है वो डिलीवर कर रही है ये एक्टिविटी ई को, दैट मीन्स कि इसको अपने एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट होना है। अगर आपके पास ये वाली एक्टिविटीज इतने टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट नहीं होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका काम जो है वो उस प्रॉपर टाइम के ऊपर खत्म नहीं होगा। तो इस तरह से आपके पास आपकी हर एक एक्टिविटी के साथ कोई ना कोई डेडिकेटेड टाइम है और आपकी एक्टिविटी को उस टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट हो जाए। बाकी यहाँ पर जो बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन भी की हुई है वो ये है कि जो डार्कर पार्ट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके ये वाले जो एक्टिविटीज हैं ये क्रिटिकल पाथ के। Now, what is critical path? This is the concept that is yet to be discussed within this lecture, inshallah. Now, what is Gantt chart? According to the definition, Gantt chart provides a standard format for displaying project schedule information by listing project activities and their corresponding start and finish dates in a calendar format. तो आपका जो स्केड्यूल है उसका एक स्पेसिफिक स्टार्ट होगा और उसका एक स्पेसिफिक एंड होगा एक कैलेंडर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, जिसको हम अपने गैंट चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। एडिंग माइलस्टोन्स टू गैंट चार्ट्स, किस तरह से आप माइलस्टोन्स ऐड कर सकते हैं गैंट चार्ट्स के अंदर। Many people like to focus on meeting milestones, especially for large projects. Milestones क्या है? That we have already discussed that this is the single activity or a group of activities that can combine together to make a milestone. Milestones emphasize important events or accomplishments in project. ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि माइलस्टोन क्या है, आपके एक प्रोजेक्ट की अकॉम्प्लिशमेंट है कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह से हो जाएगा, कितने टाइम फ्रेम के अंदर हो जाएगा, या आपके प्रोजेक्ट की एक एक्टिविटी कितने टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट हो रही है, वो कंप्लीशन जो है वो आपका एक माइलस्टोन अचीव करती है। You typically create milestone by entering tasks that have a zero duration, or you can mark any task as a milestone. मैं कह रहा है कि आपके पास अक्सर जो आपके माइलस्टोन है वो जीरो ड्यूरेशन के अंदर होते हैं, और यू कैन मार्क एनी टास्क एज अ माइलस्टोन, और आप किसी भी टास्क को माइलस्टोन कह सकते हैं। Now, what is the SMART criteria for milestone? Your milestones should be specific, measurable, assignable, realistic, and time frame. Specific होने चाहिए, infinity नहीं होनी चाहिए, आपको पता होने चाहिए कि this is the specific description of this specific activity to be done, so your milestone would be achieved. Second thing is measurable. Measurable is something that you can easily check, or you can easily uh, मेक अ स्टांस ओवर इट कि आपका ये वाला जो माइलस्टोन है या आपका माइलस्टोन आपके अकॉर्डिंगली अचीव हो गया है या नहीं हुआ। असाइनेबल माइलस्टोन्स ऐसे होने चाहिए कि आप रेडिली असाइनेबल हैं, आप इसको किसी को असाइन कर सकते हैं, कोई टास्क किसी को दे सकते हैं और वो टास्क अचीव किया जा सकता है। रियलिस्टिक होने चाहिए, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत बात हो चुकी हुई है, अनरियलिस्टिक चीज़ों की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। और टाइम फ्रेम्ड होने चाहिए, येट अगेन आपके पास एक specific amount of time frame इसका start और इसका end होना चाहिए, so that you can measure exactly or accurately that your milestone has been achieved within the given time frame or within the given amount or cost. सैम्पल ट्रैकिंग गैंट चार्ट, यहाँ पर उन्होंने आपको प्लान डेट्स भी जो है वो साथ के साथ बता दी हैं, स्लिप माइलस्टोन्स भी बता दिए हैं और एक्चुअल डेट्स भी बता दी हैं। अगर आप इस पर गौर करें इस गैंट चार्ट के ऊपर,
तो यहाँ पर जो प्लान डेट्स हैं वो इन्होंने शो की हुई है ग्रे के अंदर, और जो एक्चुअल है वो शो हो रही है ब्लैक के अंदर। और जितना पार्ट आपका आपके प्रोजेक्ट का स्लिप हुआ है, स्लिप माइलस्टोन है, वो आपको शो किया जा रहा है इन डायमंड सिंबल के अकॉर्डिंग। तो पहले जो आपने एक गैंट चार्ट देखा था वो सिंपल था। यहाँ पर उन्होंने अब आपको आपके एक्चुअल आपके प्लान टास्क दोनों की ड्यूरेशन जो है वो इलैबोरेट कर दी। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल पाथ मेथड, सीपीएम क्या चीज? CPM is again a networking diagramming technique used to predict total project duration. प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए आप एक और तरीका जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो है क्रिटिकल पाथ मेथड. Critical path method for a project is a series of activities that determines the earliest time by which the project can be completed. आपके प्रोजेक्ट का अर्लीस्ट टाइम जिसके ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं वो आपका क्रिटिकल पाथ, आपके क्रिटिकल पाथ के जरिए आपको बताया जा सकता है. The critical path is the longest path through the network diagram and has the least amount of slack or flow. अब ये आपके डायग्राम का आपके जो नेटवर्किंग डायग्राम है उसका लॉन्गेस्ट पाथ होता है, अर्लीस्ट होता है, लेटेस्ट नहीं होता. ओके, तो कीप द थिंग इन माइंड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अर्लीस्ट एंड द लेटेस्ट. सो आपका जो आपके पाथ का जो आपके नेटवर्किंग डायग्राम का जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो आपका क्रिटिकल पाथ होता है, और इसके जो स्लैक्स और फ्लोट्स हैं वो मिनिमम होते हैं या जीरो होते हैं. Slack or float क्या है? Slack or float is the amount of time an activity can be delayed without delaying a succeeding activity or the project stage. आप अपने प्रोजेक्ट के किसी एक एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते हैं पूरे प्रोजेक्ट के टाइम ड्यूरेशन पे फर्क डाले बगैर, इस चीज को हम बोलते हैं स्लैक या फ्लोट. ये डिले मिनिमम होना चाहिए, जीरो पे होना चाहिए. अगर ये मिनिमम होगा, लीस्ट होगा, तो वो वाली एक्टिविटी आपके क्रिटिकल पाथ का पार्ट बनती है. मतलब क्रिटिकल पाथ लॉन्गेस्ट भी होता है. फिर मैं ये भी कह रही हूँ क्रिटिकल पाथ में स्लैक्स और फ्लोट्स लिमिटेड होने चाहिए. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम मोस्ट लाइकली पे रह रहे हैं, ना तो हम पेसिमिस्टिक हो रहे हैं, ना ही हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं. हम अपने प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज के मोस्ट प्रोबेबल ड्यूरेशन को काउंट करते हुए बहुत कम को भी नहीं काउंट कर रहे, बहुत ज्यादा पे भी नहीं जा रहे, बहुत मुनासिब टाइम ड्यूरेशन को काउंट करते हुए जो टाइम फ्रेम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज अ क्रिटिकल पाथ. कैलकुलेटिंग द क्रिटिकल पाथ. डेवलप अ गुड नेटवर्क डायग्राम. नेटवर्क डायग्राम बनेगी कुछ इस तरह की जैसा कि आपने पहले भी देखी हुई है. एट द ड्यूरेशन एस्टिमेट फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑन ईच पाथ थ्रू द नेटवर्क डायग्राम. और हर एक के ऊपर आपके पास कोई ना कोई टाइम ड्यूरेशन आ रही होगी. जैसे यहाँ पर इन्होंने एक्टिविटी ऑन एरो दिखाई हुई है और हर एक एरो के ऊपर एक एक्टिविटी का ड्यूरेशन दिया. द लॉन्गेस्ट पाथ इज द क्रिटिकल पाथ. और यहाँ पर जो आपके पास सबसे मेगा पाथ बनेगा, सबसे बड़ा ड्यूरेशन का पाथ बनेगा, वो आपका क्रिटिकल पाथ है. If one or more of the activities on the critical path takes longer than planned, the whole project schedule will slip unless the project manager takes corrective action. अब अगर आप इससे एक या एक से ज्यादा एक्टिविटीज जो है आपकी क्रिटिकल पाथ की वो प्लान टाइम से ज्यादा टाइम ले रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो स्लिप हो जाएगा यहाँ तक कि आपने उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन ना लिए. करेक्टिव एक्शन किस तरह से लेंगे? आप अपने प्रोजेक्ट को साथ के साथ कंट्रोल करेंगे. If you are not going to control your project with the time, with the when the hour of need is, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगा. यहाँ पर if you can see there is a specific start, and the start is at activity as at point 1 and the end is at point 8, and you have to move from 1 to the end of 8. You have to make different paths. That paths should have to lead from activity A to activity J, and these paths are from A, D, H, and J. The path can be from B, E, H, J. The path can be B, F, J. The path can be C, G, I, J. So when having these paths in mind, you have marked path 1, path 2, path 3 and 4, and then you have to count the lengths. These lengths are marked on the arrows, that is like activity 1, activity A has a duration of 1, activity D has a duration of 4, H has a duration of 6, and J has a duration of 3.
Now you have to add all these four, and the total count is of 14 days. The next one is B, E, H, and J. Similarly, you have to take the duration of B, that is 2, the duration of E, that is 5, the duration of H, that is 6, and the duration of J, that is 3, and the total count is 16 days. So इसी तरह से रेस्ट जो है अब आपके पास बी एफ और जे है, बी एफ और जे में भी आपने हर एक की लेंथ को टोटल कर लेना है, आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा और इस तरह से Since the critical path is the longest path through the metric diagram, the part 2PE8J is the critical path of project है, क्योंकि इसका जो duration है वो सबसे ज़्यादा है. Fine. Using critical path analysis to make schedule trade-offs. अब आपके पास आपने critical path analysis को use करना है trade-offs के लिए, तो आपके पास कौन कौन से concept आ जाते हैं. सबसे पहली चीज़ है free slack और free flow. Free slack or free float is the amount of time an activity can be delayed without delaying the early start of an immediately following activity. आपने अपने अमाउंट अपने एक्टिविटी को स्टार्ट करना है, अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करना है और आपने अपनी एक अगली एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले इससे पिछली वाली जो एक्टिविटी है उसको डिले किया है. अब उसको तो डिले किया है लेकिन आपने अपने अगले वाले एक्टिविटी के अर्ली स्टार्ट को डिले नहीं होने दें. I have to read it again. Free slack or free float is the amount of time an activity can be delayed without delaying the early start of an immediately following activity. अर्ली स्टार्ट डिले ना हो, लेटेस्ट स्टार्ट डिले हो सकता है, लेकिन आपने ट्राई ये करना होता है कि आपकी कोई भी एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट स्टार्ट जो है वो डिस्टर्ब ना हो. Total slack or total float is the amount of time an activity can be delayed from its early start without delaying the planned project finish date. अब यहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट अपनी एक्टिविटी को डिले किया था, लेकिन जो इमीडिएट एक्टिविटी थी उसके अर्ली स्टार्ट को डिस्टर्ब नहीं किया. टोटल स्लैक और टोटल फ्लोट में क्या है कि आपने अपनी एक्टिविटी को डिले किया है, लेकिन आपने इसकी इमीडिएट एक्टिविटी को डिले करने का नहीं सोचा, बल्कि आपने ये सोचा है कि आपकी जो टोटल प्रोजेक्ट की फिनिश डेट है उसको डिले नहीं होना चाहिए. तो दिस इज योर टोटल स्लैक और टोटल फ्लोट. Forward pass through the network diagram determines the early start and finish dates, and backward pass determines the late start and finish. अगर आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और इस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को शुरू करें, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, आप अपने प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं स्टार्ट से, ए पे जाते हैं, सी पे जाते हैं, स्टार्ट से शुरू करते हैं, बी पे जाते हैं, सी पे जाते हैं, तो यहाँ पर जो आप कैलकुलेट करके जाएंगे वो होगा अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश. और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप सी से स्टार्ट होते हैं, ए पे जाते हैं और स्टार्ट पे जाते हैं, सी से स्टार्ट करते हैं, बी पे जाते हैं और स्टार्ट पे जाते हैं, तो वो आप उस ड्यूरेशन को जो कैलकुलेट कर रहे होंगे वो आप कैलकुलेट कर रहे होंगे लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश. तो अगर आप लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश काउंट कर रहे हैं तो आप बैकवर्ड पास करें, अगर आप अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश कर रहे हैं तो आप फॉरवर्ड पास करें. यहाँ पर उसने आपको लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश और फ्री स्लैक और टोटल स्लैक्स बताए हैं, तो हम डायग्राम से ही रिप्रेजेंट करेंगे. क्रिटिकल पाथ को कैलकुलेट करने के लिए जनरल फाउंडेज नेटवर्क के रिस्पेक्टिव 50 टाइम्स है. अब यहाँ पर जो आपने चीज़ देखनी है वो ये है कि आपने जो ये आपके पास बॉक्सेस बने हुए, ये बॉक्सेस जो है ये आपकी एक्टिविटीज़ को शो कर रहे हैं. लाइक एक्टिविटी ए है आपके पास, जो सबसे पहली एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए जो ड्यूरेशन लगेगी वो लगेगी 2 डेज. इस तरह से एक्टिविटी सी है और इस एक्टिविटी को फिनिश करने के लिए जो ड्यूरेशन दरकार है वो है 2 डेज की. इस तरह से हर एक एक्टिविटी की अपनी अपनी ड्यूरेशन दी हुई है और एट द एंड यू आर गोइंग टू फिनिश द होल प्रोजेक्ट. नाउ व्हाट आर अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश. अर्ली स्टार्ट, द अर्लीस्ट टाइम एन एक्टिविटी कैन बिगिन विदाउट वायोलेशन ऑफ इमीडिएट प्रीडिसेसर रिक्वायरमेंट. प्रीडिसेसर को वायोलेट किए बगैर आप अपने प्रोग्राम को जितना अर्लीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम. And earliest finish time, the earliest time at which an activity can end.
वो टाइम, वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्द टाइम जिस पे आप अपने प्रोग्राम, अपनी एक्टिविटी को एंड कर सकते हैं, वो है अर्ली फिनिश। लेटेस्ट स्टार्ट इज द लेटेस्ट टाइम एन एक्टिविटी कैन बिगिन विदाउट डिलेइंग द एंटायर प्रोजेक्ट। अर्लीस्ट में क्या था कि कितना अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट में क्या है कि आप लेटेस्ट पे रहते हुए, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स पे आते हुए भी अपने प्रीडिसेसर को डिले किए बगैर, अपने इंटायर प्रोजेक्ट को डिले किए बगैर कितना लेटेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और सेम द लेटेस्ट फिनिश इज द लेटेस्ट टाइम एन एक्टिविटी कैन एंड विदाउट डिलेइंग द इंटायर प्रोजेक्ट। अगर आप अर्लीस्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश कैलकुलेट करते हैं तो आप अपने प्रीडिसेसर्स को और करते हैं, और अगर आप लेटेस्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करते हैं तो आप अपने पूरे प्रोजेक्ट की एक्टिविटी ड्यूरेशन को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर उसने आपको बता दिया कि अगर हम बॉक्सेस पे जाएंगे, मतलब ये पूरे बॉक्स को देखेंगे, जैसा कि आपने पहले भी देखा है, यहाँ पे क्या आपके पास आपकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी का एक स्क्वायर बॉक्स है, उसके ऊपर एक्टिविटी का नाम लिखा हुआ है और एक्टिविटी की ड्यूरेशन लिखी हुई है। रेस्ट ये वाले जो बॉक्सेस थे ये एम्प्टी। अब उसने बताया आपको कि इन बॉक्सेस को कैसे फिल करना है। आपने इन बॉक्सेस को फिल करना है ऐसे, मतलब कि सबसे पहले आपके पास बॉक्सेस में उसी तरह से एक्टिविटी का नाम आ जाएगा और एक्टिविटी की ड्यूरेशन आ जाएगी। उसके बाद जो पहला वाला बॉक्स है उसके अंदर आप सबसे ऊपर लिखेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश, और उसके बाद ये आप कब करेंगे, जब आप फॉरवर्ड पास करेंगे। कब करेंगे, जब फॉरवर्ड पास करेंगे। और लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश आप कब करेंगे, जब आप बैकवर्ड पास करेंगे। अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस एक्सपेक्टेड एक्टिविटी टाइम। मतलब अब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अगर आपको मिल गया, फॉर एग्जांपल आपकी पहली एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है 0 और इस एक्टिविटी की जो ड्यूरेशन है वो है 4, तो इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या बनेगा, 4, दैट इज 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 इट वुड बी 4, तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या बन जाएगा, 4। इसी तरह से अर्लीस्ट स्टार्ट जो है वो क्या है, लार्जेस्ट ऑफ द अर्लीस्ट फिनिश टाइम्स ऑफ द इमीडिएट प्रीडिसेसर। अब पहली एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट तो हो गया 0, लेकिन अगली एक्टिविटी का जो अर्लीस्ट स्टार्ट है वो 0 नहीं होगा, बल्कि अगली एक्टिविटी का जो अर्लीस्ट स्टार्ट होगा वो आपके प्रीडिसेसर का लार्जेस्ट फिनिश होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप कह रहे हैं कि ये वाली एक्टिविटी का प्रीडिसेसर ये है, लेकिन यहाँ पर एक और एक्टिविटी अगर मैं बना देती हूँ, मैं कहती हूँ कि इस एक्टिविटी का प्रीडिसेसर ये भी है, सपोजिटली लाइक दिस, और उसके बाद ये एक आपका एक एक्टिविटी है जो इस तरह से चलती है। Now for example, if this is activity A, this is your activity B, this is your activity C, and this is your activity D. अगर मैंने A से B की तरफ मूव करना है तो B का जो अर्लीस्ट स्टार्ट है वो A का अर्लीस्ट फिनिश होगा। इसी तरह से C का जो अर्लीस्ट स्टार्ट है वो A का अर्लीस्ट फिनिश होगा। लेकिन जो D का अर्लीस्ट स्टार्ट है वो इन दोनों में से जो लार्जेस्ट अर्लीस्ट फिनिश होगा वो D का। ओके, तो अब इसका जो अर्लीस्ट फिनिश है वो 6 है और इसका अर्लीस्ट फिनिश 9 है, तो D का फिर एक्सपेक्टेड अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होगा, 9 फॉर श्योर। ठीक है,